नमस्कार। हमारे अगले सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड में दादरा ताल के 3 अलंकारों की प्रैक्टिस सीखी है आकारों के साथ, और पूरी उम्मीद है कि अब तक आपने कहवा और दादरा ताल दोनों ही तालों की जो 3 अलंकारों का पैकेज आपको दिया गया है उसको कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत भी पा रहे होंगे कि अब कोई भी नोटेशन अगर आपको दिया जाता है या कुछ भी आपको बताया जाता है तो आपको कुछ सहजता, सुगमता महसूस होने लगी होगी। तो आज जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि कुछ विशेष जानकारी, कुछ नई जानकारी आपको देनी है, आज हम आपको याद दिलाएंगे हमारा इस सीरीज़ का जो चौथा एपिसोड है, जिसमें आपने सप्तक के बारे में जाना था, सप्तक फैमिली के बारे में जाना था, 7 स्वरों के नामों को जाना और उस परिवार के बारे में जाना। उस दिन आपको ये भी बताया गया था कि सप्तक 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक वो सप्तक जिसके बारे में अब तक आप परिचित हो चुके हैं और जिस सप्तक को आप अब तक अपनी प्रैक्टिस में ले चुके हैं। आपने जो नोटेशन बजाए हैं, आपने जो अलंकार किए हैं, वो उसी सप्तक के, यानी कि जितना सप्तक आपको पता है उस सप्तक के अंतर्गत आते थे। आपको याद है कि मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि आज मैं आपको सप्तक की 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि एक होता है मूल सप्तक और दूसरा होता है संपूर्ण सप्तक। मूल सप्तक अब तक आप जान चुके हैं, सारे गा मा पा धा नी, जो शुद्ध स्वर हैं वो किसी भी सप्तक में हो, यानी कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, किसी भी सप्तक में वो हो, लेकिन अगर वो शुद्ध स्वर हैं तो उनको मूल सप्तक कहा जाएगा, यानी कि मंद्र मूल सप्तक, मध्य मूल सप्तक और तार मूल सप्तक। ठीक है, मूल सप्तक का मतलब है बेसिक ऑक्टेव। अब यहाँ पर बात ये आती है कि संपूर्ण सप्तक आखिर क्या है, जिसके बारे में अभी तक आपने जाना नहीं है, यानी कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। और आज हम क्रमवार संपूर्ण सप्तक के बारे में जानेंगे। संपूर्ण सप्तक यानी कि कंप्लीट ऑक्टेव। अब कंप्लीट ऑक्टेव इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी तक आपने सीखा वो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण है, लेकिन उस पूर्णता को कुछ और पूर्णता प्रदान करने वाली कुछ स्वर और हैं जो हमारे एक संपूर्ण सप्तक को कंप्लीट करेंगे। आज आपको इसके बारे में बताना है और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी डायरी ले लें। उसका जो पेज आज आपको यूज़ करना है उसके ऊपर आप सबसे पहले हेडिंग बना लें, संपूर्ण सप्तक, और अब आप इसके बारे में लिखिए 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वरों के समूह को संपूर्ण सप्तक कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक बात आपको क्लियर हुई। 7 शुद्ध स्वर वो जो अब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 5 विकृत स्वर वो जो अब तक आपने प्रैक्टिस में नहीं लिए हैं या जिनके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। आज मैं आपको उन स्वरों से परिचय करवाने वाली हूँ, क्योंकि जो भी नोटेशंस आपको मिलने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो शुद्ध स्वरों पर ही बनाए गए हों। अभी बहुत सारे नोटेशन ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ शुद्ध स्वरों का यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारी रागें, बहुत सारे नोटेशंस और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आपको ये विकृत स्वर भी लगातार मिलेंगे। तो जब वो मिलेंगे, यानी कि अगर आप कोई भी नोटेशन उठा के ऐसा देखते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे निशान अब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर से आपको एक बार सोच में पड़ना होगा कि ये निशान क्या हैं, इन निशानों को कैसे उच्चारण करेंगे, इनकी आवाज़ कैसी आती है, इनको हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे किस तरीके से बजाएं, कहाँ पर ये स्वर हमको मिलेंगे। तो उन्हीं सारे सवालों का, उन्हीं सारी जिज्ञासाओं का आज समाधान करना है। 7 शुद्ध स्वरों और 5 विकृत स्वरों के समूह को संपूर्ण सप्तक कहते हैं। अब विकृत से यहाँ पे मतलब डिफेक्टिव से नहीं है। विकृत एक शब्द है जो यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे विकृत का शाब्दिक अर्थ होता है डिफेक्टिव, बिगड़ा हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब ये मत लगा लीजिए कि अब आपको बिगड़े हुए स्वर, अब आपको डिफेक्टिव स्वर या आपको टूटे फूटे स्वरों से परिचय करना है, ऐसा नहीं है। ये स्वर भी अपने आप में संपूर्णता लिए हुए हैं। इन स्वरों का भी उतना ही महत्व है जितना शुद्ध स्वरों का है। इनको विकृत कहने के पीछे सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि ये शुद्ध स्वरों से थोड़ा सा अलग सुनाई देंगे, थोड़ा सा अलग इनकी जगह होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, और लिखने के समय भी थोड़ा सा अंतर इन दोनों स्वरों को, यानी शुद्ध स्वर को और विकृत स्वर को लिखने का थोड़ा सा अंतर होगा।
तो अब आप विकृत स्वरों को कैसे पहचानेंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको डायरी में अपने 7 स्वर लिखने हैं। 7 स्वर लिखिए। सा रे गा मा पा धा नी। मैं स्वर लिखने को कह रही हूँ, अलग का लिखने को नहीं कह रही हूँ। सा रे गा मा पा धा नी आपने सिंपल लिख लिया है। अब सा, जो सा है इसको छोड़ दीजिए। रे, रे जो आपने लिखा हुआ है, उस रे के नीचे आपको एक बेड़ी लाइन देनी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं डैश देना है, अंडरलाइन उसको करना है। रे के नीचे आपको एक छोटी सी लकीर उसके पास में खींचनी है, जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं, उसको छोटा सा आपको खींचना है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आप देखिए, आपको ये विकृत स्वर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। रे के साथ जैसा आपने निशान बनाया है, बिल्कुल वैसा ही निशान अब आप बना लीजिए गा के साथ। ठीक है, रे और गा दोनों के साथ अलग अलग 2 लाइनें बनेंगी, छोटी छोटी बेड़ी लाइनें बनेंगी। ये दोनों रे और गा के नीचे आपने लगा दिए हैं। अब बारी आती है माँ की। तो माँ में आपको नीचे लाइन नहीं लगानी है। माँ को देखिए, स्क्रीन पर देख लीजिए, माँ के साथ जो लाइन बनी है वो खड़ी लाइन बनाई गई है। वो खड़ी लाइन है माँ के ऊपर, यानी जो माँ स्वर लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसके पास में ही बिल्कुल आपको एक सीधी लाइन खड़ी खींचनी है जो माँ को विकृत स्वर बना रही है। ठीक है, अब पा पर आइए। पा में आपको कुछ नहीं करना, पा को छोड़ देना है। इसके बाद धा, धा के नीचे फिर से आप एक छोटी सी अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद नी, नी को भी छोटा सा अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए और सारे निशानों को चेक कर लीजिए कि आपने वैसे ही निशान बनाए हैं जैसे आपको बताए गए हैं। अब एक बार अपने इंस्ट्रूमेंट पे इन स्वरों को समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट पे समझने से पहले मुझे लगता है कि एक आसान तरीका आपको और बताना जरूरी होगा। आपने ये जो एक लाइन सा रे गा मा पा धा नी लिखी है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप नीचे एक बार फिर से लिखिए, जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पर भी देख लीजिए। अब आप लिखेंगे सा, इसके बाद 2 बार आप लिखेंगे रे, 2 बार लिखिए गा, 2 बार लिखेंगे आप गा। माँ 2 बार लिखिए, पा को 1 बार लिखिए, धा को 2 बार और नी को 2 बार लिखिए। ठीक है, ये देखिए आपने इस तरीके से जिन स्वरों को जितना मैंने बताया आपने लिख लिया है। अब इन पर निशान आपको देने हैं फिर से। ये आपका देख लीजिए, इसको गिनिए पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर हो गए हैं। यानी कि अब इसमें ही आपको ढूंढना है 7 शुद्ध स्वरों को और 5 विकृत स्वरों को। 7 और 5 12। ये आपने ऊपर जो लिखा वो 7 स्वर लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे जो आपने लिखे हैं ये आपने 12 स्वर लिख दिए हैं। ठीक है, अब एक बार जरा देखिए कि आपको इसमें क्या करना है। सा लिखा है, सा के ठीक बगल में जो रे आपने लिखा है ना, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और दूसरा रे जो है उसको छोड़ दीजिए। जो पहला गा है उसको अंडरलाइन कीजिए, दूसरे गा को छोड़ दीजिए। जो पहला माँ है उसको छोड़ दीजिए, जो दूसरा माँ है उसके ऊपर आप सीधी लाइनें खींच दीजिए। पा को छोड़ दीजिए, धा, पहला धा इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, दूसरे धा को छोड़िए और नी, पहले नी को अंडरलाइन कीजिए और दूसरे नी को छोड़ दीजिए। अब देखिए, स्क्रीन से देखकर एक बार फिर से अपनी डायरी में आप चेक कर लीजिए कि जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है क्या वैसे ही आपने लिखा हुआ है। अगर आपने वैसा ही लिखा हुआ है तो अब ये 12 स्वर आपके सामने अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये डिस्प्ले हो रहे हैं 12 स्वर। ठीक है, देख लीजिए जिनके ऊपर कोई भी निशान नहीं है, जिन स्वरों पर कोई निशान नहीं है वो कितने हैं, वो 7 हैं। ठीक है, और जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कहीं भी लाइन बन गई है खड़ी या बेड़ी, वो कितने हैं, वो 5 हैं। रे गा धा नी, इन 4 स्वरों के नीचे आपने अंडरलाइन किया है और माँ के ऊपर आपने एक सीधी लाइन खींची है, बाकी सा और पा को आपने छोड़ दिया है। ठीक है, नीचे एक बार इसको क्लियर करने के लिए अपनी याददाश्त के लिए एक बार डायरी में फिर से आप लिख लीजिए, जहां आपने लिखा है उसके नीचे ही लिख लीजिए। ये आपको हमेशा के लिए याद रहे इसलिए मैं लिखवाना चाहती हूँ। लिखिए, संपूर्ण सप्तक में सा और पा अचल स्वर होते हैं। अचल मतलब जिनको चलायमान नहीं कर सकते, जिनको हम इधर से उधर नहीं कर सकते, यानी जिनमें कोई हेर फेर, कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो सा और पा अचल स्वर होते हैं। इनके अलावा रे गा धा नी, ये 4 स्वर कोमल भी होते हैं और माँ तीव्र भी होता है। ये आप लिख लीजिए। ठीक है,
अब देखिए कोमल और तीव्र ये दो आपके सामने फिर आ गए। अब इनमें कौन सा कोमल है कौन सा तीव्र ये तो आप समझ गए, लेकिन वो क्यों कोमल है वो क्यों तीव्र है ये जानना आपका जरूरी है। चार स्वरों को जब कोमल कहा गया है, कोमल स्वर कहा गया है, शुद्ध स्वर अलग है और चार स्वरों को कोमल स्वर भी कहा गया, और एक ही स्वर है जिसको तीव्र भी कहा गया। तो क्यों उसको तीव्र कहा गया, बाकी को तीव्र क्यों नहीं कहा गया, और क्यों इन चार स्वरों को कोमल कहा गया, इनको तीव्र नहीं कहा गया। ठीक है, ये जानने की जरूरत आपको है। तो नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है ना आपको, कोमल का मतलब होता है सॉफ्ट, यानी कि कुछ हल्का, कुछ छोटा सुनाई देगा, कुछ हल्का सुनाई देगा, कुछ दबा हुआ, कुछ धीमा सुनाई देगा, वो स्वर जो कोमल बना है। यानी कि रे गा धा नी जो कोमल बनी है, ये जब आप बजाएंगे या गाएंगे तो इनकी आवाज शुद्ध स्वरों की तुलना में कुछ कम सुनाई देगी, कुछ हल्की सुनाई देगी, कुछ सॉफ्ट सुनाई देगी और आपको अंतर महसूस हो जाएगा। अब रही तीव्र माँ की बात, तो इसको तीव्र साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोमल का अपोजिट होता है तीव्र। तीव्र यानी तीखा, यहाँ पर तीखे से मतलब है कि थोड़ा सा शार्प आपको वो नोट सुनाई देगा, थोड़ा ऊंचा सुनाई देगा। दो माँ है, एक शुद्ध है और एक तीव्र है। तो जो शुद्ध माँ है उसकी तुलना में जो तीव्र माँ है वो थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है गाने और बजाने में, वो थोड़ा सा शार्प सुनाई देगा। जब आप उसको गाते हैं तो उसकी आवाज शुद्ध माँ की तुलना में थोड़ी सी ऊंची सुनाई देगी। और अब इंस्ट्रूमेंट पे, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जब आप इन स्वरों को ढूंढेंगे तो उसका क्या तरीका है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने इंस्ट्रूमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मध्य सप्तक के सातों स्वर देख लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं सातों स्वरों के बीच में ही ये 5 स्वर भी छुपे हुए हैं जो अब तक आपने शायद ध्यान ना दिया हो, या दिया भी हो तो आपने सोचा हो कि होगा कुछ। तो ये होगा कुछ जो था वो यही है, यानी कि सा से जब आप चले और नी तक जब आप गए तो इसके बीच में आपको 7 ही नहीं आपको 12 स्वर मिले, जिनमें से 7 स्वरों को तो आप जान चुके हैं और ये 5 आज आपको जानने हैं। ठीक है, सिंपल सा एक तरीका बता देती हूँ। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जब आप जाएंगे तो आपको जो कोमल स्वर होंगे वो शुद्ध स्वरों की तुलना में, यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट पर आप हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे आप देखेंगे शुद्ध स्वरों से बाईं तरफ सबसे पहला जो स्वर मिले, यानी रे शुद्ध जो है उसके तुरंत बाईं तरफ जो एकदम उससे लगा हुआ जो बाईं तरफ का स्वर मिले, काला सफेद वो कोई भी हो सकता है, जो आपको मिलेगा वो उसका कोमल स्वर है, उसका विकृत स्वर है। यानी रे का कोमल स्वर जो बन रहा है वो एकदम उससे लगा हुआ बाईं तरफ आपको मिलेगा, बाईं यानी लेफ्ट तरफ। ठीक है, इसी तरीके से गा, गा को भी कोमल किया गया है तो गा भी अपने शुद्ध स्वर से लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। अब रही माँ की बात, तो माँ को तीव्र किया गया है, जस्ट अपोजिट। बाकी स्वर जो कोमल है वो आपको अपने शुद्ध स्वरों से बाईं तरफ मिलते हैं, तो जो माँ है जिसको अपोजिट किया गया, जिसको तीव्र किया गया है, जाहिर सी बात है कि वो अपने स्वर से शुद्ध स्वर से दाईं तरफ मिलेगा, यानी राइट साइड मिलेगा। ओके, एक बार आप हारमोनियम पर भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, और आपके पियानो पर या हारमोनियम पर या अगर किसी ऐप पर भी आप देख रहे हैं उस पर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिएगा सा। ठीक है, ये सा है और ये आपका शुद्ध रे है। शुद्ध रे, उसके जस्ट बगल में यानी जस्ट लेफ्ट में आपको मिलेगा कोमल रे। अब ये आपका है शुद्ध गा और उससे बिल्कुल लेफ्ट में आपको मिलेगा कोमल गा। ये आपका शुद्ध माँ है, इसके ठीक राइट साइड में आपको मिलेगा तीव्र माँ। ये पा है और ये आपका धा है। ये धा शुद्ध है, इसके ठीक लेफ्ट साइड जब आप आएंगे तो ये आपको मिल रहा है कोमल धा। अभी तक आप ये नी बजाते थे, यानी कि ये शुद्ध नी है, और इसको जब हम ठीक लेफ्ट में जाते हैं तो ये हमको मिल गया है कोमल नी। ठीक है, ये आपको 7 और 5 12 स्वरों का आज परिचय मिल रहा है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। और अब एक बार मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिर्फ विकृत स्वरों की पहचान। तो सा और पा ये दोनों अटल हैं, ये दोनों अचल हैं, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, ये विकृत नहीं होते, ये चेंज नहीं होते, ये कोमल या तीव्र नहीं होते। अब बारी आती है रे की। ये सा है और उसके ठीक बगल में ये है कोमल रे, उसके बाद कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी,
और उसके आगे सा। तो अब आप ये देख लीजिए कि जब आपको कोई प्रैक्टिस करनी हो, आप कोई भी नोटेशन लेकर बैठे हैं, आप कोई भी अलंकार पलटा कुछ भी लेकर बैठे हैं, अगर उसमें कहीं आपको निशान दिखाई दे रहा है किसी भी सुर में, यानी कि रे गा धानी और मा, रे गा मा धानी में अगर कोई भी आपको निशान दिखाई देता है, बेड़ी लाइन या खड़ी लाइन, तो आप समझ जाइएगा कि वो विकृत स्वर है। और अब आपको पता चल गया है कि विकृत स्वर आपके इंस्ट्रूमेंट पे कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, अब जरा इनकी आवाज से भी एक बार परिचित हो जाएंगे। ये शुद्ध स्वर में एक बार आपको बजाकर सुना रही हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, इतने स्वरों को आप बजाना जानते हैं। अब देखिए कोमल स्वरों की बात आती है तो सा, रे, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल था, कोमल नी, और इस तरीके से हमारा ये एक स्तर तक पूरा होता है। ठीक है, ये आपने 5 जो विकृत स्वर हैं उनको यूज करके आपने पूरा ये समझ लिया कि ऑक्टेव हमारा किस तरीके से विकृत स्वरों से भी सजाया गया है। ये विकृत स्वर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी गाने की, किसी भी नोटेशन की, किसी भी राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इनका बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। और ये धीरे धीरे आगे आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपने जो अलंकार किए हैं उन अलंकारों को आप अगर चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार, यानी जो दादरा और कहरवा ताल के 3-3 अलंकार आपने किए हैं ना, आप चाहें तो उनको भी विकृत में बना के, यानी कि उन अलंकारों को अलग पेज पे लिखिए, सारे स्वरों को विकृत करके जैसा बताया गया वैसे लिख लीजिए, और उसके आधार पर भी आप प्रैक्टिस लूप के साथ या मेट्रोनोम के साथ कर सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। विकृत स्वरों की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आज आपको जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ, विकृत स्वरों की जो प्रैक्टिस मुझे सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँ बेनिफिशियल रही मेरे लिए, मैं वो आज आपको बताना चाहती हूँ। अलंकारों को तो आप अपने हिसाब से किसी भी अलंकार को आप विकृत कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि जो निशान जैसे बनते हैं उनको वैसे ही बनाना है, जो निशान जहाँ लगते हैं उनको वैसे ही लगाना है। सा और पा के ऊपर कभी भी कोई निशान नहीं होता। आपसे कोई लाख कहे कि सा और पा को विकृत करके दिखाया जा सकता है या मैं दिखा सकता हूँ या करके दिखाइए, तो आप बिल्कुल अड़ जाइए उस बात पे। इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है जो सा षडज और पा पंचम को विकृत कर सके। ठीक है, और बाकी जो 4-5 स्वर होते हैं उनमें 4 हमारे रे गा धा नी, ये हमेशा इनमें नीचे ही लाइन बनेगी क्योंकि ये हमेशा कोमल होते हैं, ये तीव्र नहीं हो सकते। और जो मा है वो कोमल नहीं हो सकता, वो हमेशा तीव्र होगा। ये संगीत के नियमों के अंतर्गत है, इसमें कोई हेर फेर किसी भी प्रकार का कर नहीं सकता है। तीनों सप्तकों पर ये सारे स्वर वैसे ही पाए जाएंगे जैसे मध्य सप्तक पे बताया है, बिल्कुल वही जगह आपको मिलेगी, वही आवाज मिलती जुलती आपको मिलेगी मंद्र पर, और वही आवाज आपको मिलेगी तार सप्तक पर। ठीक है, तो आज आपको इन विकृत स्वरों के साथ मैं जो प्रैक्टिस करना बताना चाहती हूँ, तो सबसे पहले आपको आसानी के लिए मैं बता देती हूँ कि आपने जो पिरामिड शेप में जो प्रैक्टिस की है 7 स्वरों की, उन 7 स्वरों को अलग पेज पे लिखिए। जहाँ आपने 7 स्वर शुद्ध लिखे हैं ना पिरामिड में, उसी तरीके का दूसरा पिरामिड बना लीजिए उसके बराबर में, या थोड़ा ऐसे कि आप उसको कंपैरिजन कर सकें। और वहाँ जो आप पिरामिड अलंकार लिख रहे हैं, लिखने का बिल्कुल वही तरीका होगा। सबसे चोटी पे आपको सा लिखना है, उसके बाद सारे सा, फिर सारे गारे सा, सारे गामा गारे सा, वैसे ही 2-2 स्वर आप बढ़ाते 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 पूरा पिरामिड बनाएंगे। लेकिन सारे स्वरों पर जो विकृत के निशान है वो लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर, अगर आप इसको देख के बना सकते हैं तो देख के बना लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। अब इस पिरामिड को कैसे प्रैक्टिस करना है, शुद्ध स्वरों का पिरामिड आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज आपको क्या करना है, विकृत स्वरों को पिरामिड शेप में लाकर किस तरीके से मेट्रोनोम के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है वो आज मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ओके, सा सा रे सा सा रे गा रे सा सा रे गा मा गा रे सा सा रे गा मा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा मा गा
ठीक है। इस तरह से आपने देखा है कि मेट्रोनोम की बीट के साथ 65 हमने इसका टेम्पो सेट किया हुआ है। 65 बीपीएम पर आप इसको लगा लेंगे और नियम वही रहेगा कि एक भी बीट आपको मिस नहीं करनी है। मेट्रोनोम की एक भी बीट मिस नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे पहले आपने पिरामिड को प्रैक्टिस की है उसी तरीके से इस बार करनी है। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है शुद्ध स्वरों को विकृत स्वर में। जो विकृत स्वर हैं सिर्फ उनके निशान आपको बदल के लगा लेने, अपनी डायरी में लिख लेना है और उसी तरीके से जो जिस तरीके से स्वर आपको सुनाई दे रहा है बिल्कुल उसमें आवाज़ को मिला के उसके साथ ही आपको इसका पूरा रियाज करना है। अब यहाँ एक चीज़ बस मैं आपको ज़रूर से निवेदन करना चाह रही हूँ कि जब ये अलंकार आप करने बैठें तो बहुत शांत दिमाग से बैठें। कोई हड़बड़ी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होना चाहिए। पूरे इत्मीनान के साथ पूरा कंसंट्रेशन आपका अपने म्यूजिक पर होना चाहिए, क्योंकि अब आपका परिचय 5 नए मित्रों से हुआ है और ये 5 नए मित्र जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि इनको तवज्जो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इनको पूरा आपका ध्यान चाहिए होता है, ये आपकी पूरी लगन चाहते हैं। तो इनके संग लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप विकृत स्वरों को सबसे पहले एक एक स्वर को, जैसे आपने रे को प्रैक्टिस करी है तो रे को आप विकृत स्वर को ले लीजिए और इसको कम से कम 10 बार 11 बार लगातार इसको गाइए। यानी कि जैसी आवाज़ आपके इंस्ट्रूमेंट से आ रही है बिल्कुल वैसे ही आप उस आवाज़ में बिल्कुल अपनी आवाज़ को बिल्कुल एक सार कर दीजिए। जब ये बिल्कुल एक सी आवाज़ आने लगे तब आप समझिएगा कि विकृत स्वर से आपकी दोस्ती हो पाई। और इस तरीके से आपको 5 स्वरों से दोस्ती करनी है। यहाँ कठिनाई क्या आती है कि 4 तो हमारे विकृत, 4 तो हमारे कोमल होते हैं और इसमें जो बीच में एक स्वर आ रहा है माँ, ये तीव्र होता है। तो थोड़ा संभाल के, थोड़ा इत्मीनान से, पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप सबसे पहले पिरामिड में ही आप शुरू कर दें इसकी प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको ये 5 स्वरों को मजबूत करना है, यानी कि सा, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और इसके संग सा लगा लीजिए। ये आपका पहला अलंकार जो है सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा, इसको विकृत बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस जितना आराम से हो सके उतना आराम से कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपकी प्रैक्टिस आपको लगता है कि मजबूत हो रही है तो आप ताल के साथ कर सकते हैं, यानी कि कहरवा ताल की बीट लगा लीजिए या आप मेट्रोनोम के साथ कर लीजिए। जब आपको लगे कि ये सारे स्वर गले में अच्छी तरीके से सेट होने लगे हैं तब आप पिरामिड में जाइए। बताने के पीछे कारण सिर्फ ये था कि फिर वही बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत फास्ट है, जिनको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, या मैं ये कहूँ पहले उन्होंने अगर कुछ सीखा हुआ है तो उनको ग्रेस्प करने में थोड़ी सी आसानी हो रही है और वो चीज़ों को थोड़ा जल्दी स्पीड में लेकर जा रहे हैं। तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है, मुझे आप लोगों का सबका ध्यान रखना है, मुझे उनको भी अपने दिमाग में लेकर चलना होता है जो अभी नए नए हैं, जिनके लिए हर चीज़ इतनी आसान, इतनी सहज नहीं है। तो आप लोगों के ऊपर है कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बताना मेरा काम है और उसको किस तरीके से आप अपने यूज़ में लाएंगे वो आपको डिसाइड करना होता है। तो आज मैंने आपको जो ये प्रैक्टिस बताई है उम्मीद है कि इसको आप करेंगे। और चलिए अब चलते चलते आज इच्छा है कि एक नोटेशन आपको और दे देती हूँ। और बहुत जल्दी हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि हमारे बच्चे नेशनल एंथम को बजाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वीडियोस को शेयर करते हैं और वो अपने मित्रों में, अपने परिवार के लोगों में अपने वीडियोस को भेजना चाहते हैं कि जिसमें वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ नेशनल एंथम को बजा रहे हैं या गा रहे हैं। तो चलिए आज हम नेशनल एंथम की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो ये कहरवा ताल पर चलेगा क्योंकि इसमें 8 यानी 4-4 मात्राओं के छंद बन रहे हैं। कहरवा ताल पर ये चलता है, लेकिन नेशनल एंथम है, इसको हम तबले के साथ तो नहीं बताएंगे। इसके लिए हमने एक वेस्टर्न आपके लिए बीट, ड्रम बीट ली हुई है, उसका भी लूप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और नोटेशन आपको जैसा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वैसा आपको लिख लेना है। डायरी में आप लिखिए राष्ट्रगान और उसके बाद इसका पूरा नोटेशन लिख लीजिएगा। और उसके बाद बता के ये चलूंगी कि इसमें तीव्र माँ का प्रयोग होगा, तीव्र माँ का प्रयोग होगा जो अभी हम बात कर रहे थे। और यही कारण है कि मैंने विकृत स्वर पहले आपको बता दिए हैं, जिसमें आपको नेशनल एंथम जब आप बजाते हैं तो आपको ये घबराहट ना हो कि अभी ये निशान वाला माँ कहाँ से लाएं। निशान वाला माँ आपको पहले से ही बता दिया गया है, सारे स्वर बता दिए गए हैं। लेकिन नेशनल एंथम में उन विकृत स्वरों में से पहला स्वर जो है वो आपके सामने आ रहा है तीव्र माँ के रूप में। दोनों माँ का यूज होगा,
इसमें शुद्ध माँ भी और विकृत माँ, ये दोनों माँ यूज़ किए जाएंगे। और इसका नोटेशन आप देखिएगा, स्क्रीन पर देख लीजिए, उसी तरीके से आपको लिखना है। जो लूप आपको ड्रम बीट का दिया जा रहा है, इसको बहुत कम स्पीड में मैंने रखा है जिसमें आपको नोटेशन समझ में आ जाए। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, जब आपका हाथ इंस्ट्रूमेंट पे एकदम सेट हो जाए नेशनल एंथम बजाने के लिए, और जब आपको स्वरलिपि भी याद हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसकी स्पीड बढ़ाइएगा, इसका टेम्पो बढ़ा लीजिएगा। बीपीएम इसके थोड़ा बढ़ाने हैं, क्योंकि नेशनल एंथम का एक नियम होता है कि 52 सेकंड्स में इसको पूरा करना होता है, यानी 52 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होता है। तो आप अपनी घड़ी के हिसाब से चलेंगे, और जब आपको लगे 52 सेकंड में ही आपने इसको पूरा बजा लिया और गा लिया, तब मान के चलिएगा कि नेशनल एंथम अब आपके लिए ओके हो गया है। ठीक है, काफ़ी लंबा समय मिलेगा, अभी 15 अगस्त को आने में थोड़ा समय है, और उस बीच में आप इस प्रैक्टिस को एकदम मजबूती से कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, और बहुत सारे लोग अपने स्कूल वगैरह में इसको प्रेजेंट करें। तो आइए नेशनल एंथम की प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। आपको स्वरलिपि जो आपने नोटेशन अभी देखा है, जो आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया है, उसको मैंने गाने का तरीका आपको बहुत कम स्पीड में बताया है। और इसी को गाते गाते जब आपकी स्वरलिपि इतनी पक्की हो जाए कि आपको बिना देखे वो याद रहे, और इसकी धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाकर 52 सेकेंड्स का एक लिमिट बनाकर चलिए। 52 सेकेंड्स में आपको इसको पूरा करना है। जब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो नेशनल एंथम, राष्ट्रगान आप सब लोगों को आता है, आप उसको गा सकते हैं। और जो नोटेशन आपको अभी बताया है, बिल्कुल इसी नोटेशन पे पूरा नेशनल एंथम आराम से सेट हो जाता है। कहीं आपको एक भी नोट की इधर उधर हेरफेर करने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप प्रैक्टिस अपनी जो स्वरलिपि की करें, उसको बहुत मजबूत करके चलें और बाय हार्ट उसको याद कर लें, क्योंकि उसके बाद ही जो स्पीड बनेगी वो आप बना सकते हैं। और उसके बाद ही आपको नेशनल एंथम याद करने की चीज़ नहीं है, वो आपको याद है। उसको सिर्फ आपको स्वरों के साथ पिरो के चलना है, और वो तभी हो जाएगा जब आप इसकी स्वरलिपि बजाना और गाना मजबूती से सीख लेंगे। आज के लिए आपको काफ़ी होमवर्क मिल गया है, और बहुत इंटरेस्टिंग आज के सेशन में आपने सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो विकृत अलंकार आपको विकृत स्वर जो आपको बताए गए हैं, उन स्वरों की बहुत मजबूत प्रैक्टिस करके चलिएगा। आगे जाके लड़खड़ाने की बजाय अभी आप आराम से सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, ना आपको ना मुझे। बहुत मजबूती से इन सारी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बेस हैं, ये आपके म्यूज़िक का एक तरीके से नींव है। और इस नींव को जितना मजबूत करेंगे, इमारत उतनी ही मजबूत, उतनी ही शानदार तैयार होगी। तो आज मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। और अगले, मुझे लगता है कि अब अगला सेशन जो हमारा आएगा, उसमें जल्दी ही आप लोगों को कुछ रागों से भी परिचय करवाऊंगी, और कुछ और नई चीज़ों के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।